हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग क्लासेस बाय कीर्ति गोयल। हमने जो मार्केट का इंट्रोडक्शन अंडरस्टैंड किया था उसी सीरीज में हम आज टॉपिक लेकर आई हूँ आपके लिए कोस्ट का, क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट फॉर्म्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कोस्ट क्या होती है, रेवेन्यू क्या होता है, राइट। तो ये हमारी कोस्ट का पार्ट 1 है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। मीनिंग ऑफ कोस्ट क्या होती है? हमारी कोस्ट क्या होती है? वो टोटल एक्सपेंडिचर होता है जो कि हम किसी गुड्स एंड कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए खर्च करते हैं। आप किसी गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? रॉ मटेरियल भी चाहिए होता है, मशीनरी भी चाहिए होती है, कहीं आपने कोई बिल्डिंग रेंट पर ली होती है तो उसका रेंट भी देना होता है, एम्प्लॉयज़ को सैलरी भी पे करनी होती है। तो इस तरीके की जितनी भी पेमेंट, जितने भी एक्सपेंडिचर्स आप करते हैं वही आपकी गुड्स के लिए क्या होती है? कोस्ट होती है। तो आई होप आपको कोस्ट का मीनिंग अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं हम टाइप ऑफ कोस्ट क्या होते हैं। इकोनॉमी में डिफरेंट काइंड ऑफ कोस्ट होती है जिन्हें हम वन बाय वन अंडरस्टैंड करेंगे। तो हम कोस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे होते हैं और आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वहाँ पर लाइक या कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा टीचिंग मेथड, मेरा स्टाइल पढ़ाने का पसंद आ रहा है क्या, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियोस लाती रहूं। और आप कोई फीडबैक देना चाहें तो भी मुझे दे सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारी कोस्ट किसका सम होती है। एक्सप्लिसिट कोस्ट और इम्प्लिसिट कोस्ट का सम होती है, राइट। तो हम देखते हैं सबसे पहले एक्सप्लिसिट कोस्ट क्या होती है। एक्सप्लिसिट कोस्ट हमारी वो एक्सपेंडिचर होती है। अच्छा, कोस्ट क्या है? कोस्ट एक्सपेंडिचर है जो कि किसी भी कमोडिटी को, किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए खर्च किया जाता है। तो एक्सप्लिसिट क्या है? एक्सप्लिसिट कोस्ट क्या है? ये वो एक्सपेंडिचर होता है जो पेमेंट या फिर इनपुट्स के रूप में आउटसाइडर्स को, जिन्हें हम हायर करते हैं अपने बिजनेस में, उन्हें अपनी सर्विसेज देने के लिए दिया जाता है। कैसे? सपोज आपने कोई बिल्डिंग रेंट पर ले रखी है अपने बिजनेस में, तो जो आप उसे रेंट पे करेंगे वो रेंट किसी आउटसाइडर के पास जा रहा है, तो वो रेंट जो है वो क्या है? आपकी कंपनी के लिए, आपकी गुड्स के लिए एक्सप्लिसिट कोस्ट है। इसी तरीके से आपने अपने बिजनेस का इंश्योरेंस किया हुआ है और आप उसका जो प्रीमियम दे रहे हैं तो वो भी किसी आउटसाइडर के पास जा रहा है, तो वो क्या है? एक्सप्लिसिट कोस्ट है। आपने अपनी कंपनी में वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को हायर किया हुआ है, तो उन्हें जो सैलरी आप दे रहे हैं वह भी किनके पास जा रही है? किन्हीं आउटसाइडर्स के पास जा रही है जो आपकी कंपनी को सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये भी क्या है? एक्सप्लिसिट कोस्ट है। आई होप एक्सप्लिसिट कोस्ट आपको अच्छे से समझ में आ गई है। चलिए हम देखते हैं इम्प्लिसिट कोस्ट क्या होती है। इम्प्लिसिट कोस्ट वो वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू होती है जो कि इनपुट्स जो ऑनर खुद अपने बिजनेस को प्रोवाइड करवाता है, नॉर्मल प्रॉफिट को भी इंक्लूड कर ऑनर कैसे रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है? ऑनर कैपिटल देता है, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, तो उस कैपिटल को अगर वो किसी और के बिजनेस में इन्वेस्ट करता तो वहां पर उसे इंटरेस्ट मिलता, तो वही इंटरेस्ट अपने बिजनेस में जो एस्टिमेट किया जाएगा वही क्या है? उसके लिए इम्प्लिसिट कोस्ट है। उसने अपनी बिल्डिंग बिजनेस पर्पज के लिए दे रखी है, तो वहां पर जो उसकी बिल्डिंग के लिए रेंट क्रिएट हो रहा है वही क्या है? इम्प्लिसिट कोस्ट है। वो अपनी ही कंपनी के अंदर एज अ अकाउंटेंट, यानी कि खुद के अकाउंट्स डिपार्टमेंट को खुद ही हैंडल कर रहा है। अगर वो किसी और की कंपनी में वहां पर जॉब कर रहा होता तो उसे सैलरी मिलती, या फिर इस अकाउंट्स के डिपार्टमेंट को हैंडल करने के लिए वो बाहर से किसी पर्सन को हायर करता तो भी उसे सैलरी देनी पड़ती। तो यानी कि जो सर्विसेज खुद दे रहा है अपनी कंपनी को वो क्या है? उसके लिए इम्प्लिसिट कोस्ट है, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया। इम्प्लिसिट कोस्ट जो कि ऑनर के लिए एस्टिमेट की जाती है और एक्सप्लिसिट कोस्ट जो कि आउटसाइडर को उनकी सर्विसेज देने के लिए दी जाती है। आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया है आपको। तो चलिए हम देखते हैं हमारा सेकंड टाइप ऑफ कोस्ट, टोटल कोस्ट, जिसको इकोनॉमिक कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कहा जाता है। यहाँ पर हम अंडरस्टैंड करते हैं वेरिएबल कोस्ट और फिक्स्ड कोस्ट को। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ से इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से आप लोग क्लियर करिएगा। यहाँ पर आपको एक डायग्राम नजर आ रहा है, ग्राफ नजर आ रहा है, तो जिसके अंदर यहाँ पर यूनिट्स गिवन है, आउटपुट है ये, और यहाँ पर जो ये है ये कोस्ट है, ये रुपीज के अंदर गिवन है, राइट। तो यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हमें लाइन दिख रही है, डार्क दिख रहा है ये कुछ पार्ट, ये क्या है? हमारी फिक्स्ड कोस्ट है, जो कि इसका मतलब हो गया है कि हर लेवल ऑफ प्रोडक्शन आउटपुट पर ये क्या रहती है? फिक्स्ड रहती है। और वेरिएबल कोस्ट हमारी इंक्रीज होती जा रही है, यानी कि जैसे जैसे प्रोडक्शन आउटपुट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे प्राइजेस भी क्या हो रही हैं? इंक्रीज होती जा रही हैं, राइट। और यहाँ पर इन दोनों का टोटल जो निकल कर आ रहा है ये क्या है? हमारी टोटल कोस्ट है। तो हमें यहाँ से इसका ओवरव्यू मिल गया है कि क्या होता है।
इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम शॉर्ट टर्म कॉस्ट भी कहते हैं, इस टोटल कॉस्ट को हम शॉर्ट टर्म कॉस्ट भी कहते हैं। अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म कॉस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे शॉर्ट टर्म के अंदर हम पूरे बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। आपने सपोज कोई बिजनेस आप कर रहे हैं तो आपको, अच्छा शॉर्ट टर्म होता क्या है, शॉर्ट टर्म हर बिजनेस के टाइप पर डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस तरीके का है। अगर आपका बिजनेस जैसे कि सपोज आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, आपने कोई शर्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो आपके लिए ये शॉर्ट टर्म 3 to 4 ईयर्स मंथ भी हो सकता है। अगर आपका बिजनेस है गवर्नमेंट पॉलिसीज है, या फिर आपके पास बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, तो आपके लिए 2 से 3 ईयर्स भी शॉर्ट पीरियड हो सकता है, राइट। तो ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस के टाइप के ऊपर। इन जनरल हम मानते हैं कि शॉर्ट पीरियड हमारा 4 to 6 मंथ के लिए होता है और लॉन्ग पीरियड हमारा 1 ईयर से ज़्यादा के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शॉर्ट टर्म क्यों कहा गया है, कि हम शॉर्ट टर्म के अंदर हमारे सारे बिजनेस जो हमारे फैक्टर्स होते हैं जिनसे हम आउटपुट क्रिएट करते हैं उन्हें इंक्रीज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप शर्ट मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस का एग्जांपल ले लीजिए, तो आप शर्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और आपको ज़्यादा क्वांटिटी का ऑर्डर मिलता है, तो आप एकदम से बहुत सारी मशीनरी नहीं डाल सकते अपने बिजनेस में। 3 to 4 मंथ के अंदर आप बहुत सारी बिल्डिंग्स को परचेज नहीं कर सकते, आप बहुत सारी वेयर हाउसेज नहीं ले सकते। तो इस तरीके की जो रिस्ट्रिक्शंस आपके सामने आती है कि आपको अपनी बिजनेस की कैपिटल, अपने बिजनेस की कैपेसिटी को ध्यान में रखकर ही आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, तो वही क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है, राइट। तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं और कुछ फिक्स्ड होते हैं। तो चलिए हम अंडरस्टैंड करते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो गुड्स की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग या फिर सर्विसेज जो प्रोड्यूस की जा रही है उसके अकॉर्डिंग उसके साथ साथ वैरी करती है, राइट। जैसे कि हमारी लेबर और रॉ मटेरियल। अब ये कैसे होती है, चलिए हम देख लेते हैं। सपोज ये बिजनेस का ऑनर है, इसका बिजनेस है शर्ट को मैन्युफैक्चर करने का, तो यहाँ पर इसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए कपड़ा लगता है, ठीक है। यहाँ पर इसके थ्रेड्स वगैरह लगते हैं, तो ये रॉ मटेरियल मंगवाता है। यहाँ पर इसके एम्प्लॉयज़ लगते हैं इसे मैन्युफैक्चर करने के लिए। अब सपोज ये एक दिन के अंदर 3 शर्ट्स को मैन्युफैक्चर कर पा रहा है और 3 इसके पास में वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, राइट। अब यहाँ पर इसे एक दिन में अगले दिन के लिए इसे बोला गया, जैसे कि इसे बोला गया कि कल आपको 10 शर्ट्स का ऑर्डर देता हूँ मैं, तो ये क्या करेगा, अब 10 शर्ट्स के ऑर्डर के लिए ऐसा तो नहीं है ना कि वर्क प्लेस को इंक्रीज कर देगा। ये जिस बिल्डिंग के अंदर काम कर रहा है, जिस बिल्डिंग के अंदर मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो क्या ये नेक्स्ट डे के लिए एक और बिल्डिंग रेंट पर ले लेगा? नहीं, ऐसा नहीं कर सकता है। ये क्या करेगा, क्या होगा, इसके 10 शर्ट्स के प्रोडक्शन में ये एम्प्लॉयज़ की क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकता है। 3 जो इसके वर्कर्स हैं वो एक दिन में 3 शर्ट बना पाते हैं, तो ये हो सकता है 7 वर्कर और रख ले एक दिन काम करने के लिए। ये कपड़ा ज़्यादा खर्च कर सकता है, ये थ्रेड्स वगैरह ज़्यादा खर्च कर सकता है और 10 शर्ट बनाकर दे सकता है। तो यानी कि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन थी कि ये बाहर से बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल नहीं मंगवा सकता है एक दिन में, रॉ मटेरियल मंगवा नहीं सकता ना, जो इसके पास पड़ा है उसे यूज़ कर सकता है एक दिन के लिए। और साथ ही साथ क्या नहीं कर सकता है, वेयर हाउसेस नहीं परचेज कर सकता, मशीनरी नहीं परचेज कर सकता, नई बिल्डिंग नहीं परचेज कर सकता। तो ये सभी क्या हो गई है, इसके बिजनेस के लिए फिक्स्ड हो गई है। और जो ये यूज कर सकता था, जो चेंज कर सकता था, जैसे कि एम्प्लॉयज हो गए, रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है, लेबर हो गई, तो ये जब चेंज कर सकता था तो ये क्या हो गई है, वेरिएबल कॉस्ट हो गई है, जो कि शर्ट की क्वांटिटी बढ़ने के साथ साथ ही क्या कर रही है, वेरी कर रही है, यानी उसके प्रोपोर्शनेट चल रही है, राइट। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो सम ऑफ मार्जिनल कॉस्ट होती है। अब ये मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, इसे हम अपकमिंग वीडियो के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि मार्जिनल कॉस्ट होती है, सपोज आप 5 शर्ट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपकी कॉस्ट आ रही है 500 रुपीज़, ठीक है। आपने अब 6 शर्ट का प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया तो आपकी टोटल कॉस्ट हो गई है 540, राइट। अब आपकी टोटल कॉस्ट 540 हो गई है, यानी कि 6 नंबर ऑफ यूनिट शर्ट का प्रोडक्शन करने पर आपकी कॉस्ट कितनी हो गई है, 40 रुपीज़। तो जो ये 40 रुपीज़ है यही क्या है, आपके लिए मार्जिनल कॉस्ट होती है। तो यानी कि मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो किसका एडिशन होती है, सम होती है, वेरिएबल कॉस्ट का सम होती है। इसे हम आगे जब मार्जिनल कॉस्ट को अंडरस्टैंड करेंगे तब आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर इसके लिखे गए हैं कुछ नाम्स, प्राइमरी कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट और अवॉइडेबल कॉस्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एग्जाम में नामों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाता है, तो इन्हें आप याद कर लीजिएगा।
कौन से नाम होते हैं? वेरिएबल कॉस्ट को हम प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं और अवॉइडेबल कॉस्ट भी कहते हैं, राइट। तो चलिए हम देखते हैं हमारी फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। फिक्स कॉस्ट जो होती है हमारी इंडिपेंडेंट होती है क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उसके साथ में, यानी कि ये क्वांटिटी के साथ बिल्कुल भी वेरी नहीं करती है। तो यहाँ पर क्या है, कैपिटल, बिल्डिंग और मशीनरी की हम बात कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमने देखा शर्ट के प्रोडक्शन के एग्जांपल के अंदर, ना वो कैपिटल को इंक्रीज कर सकता था एक दिन में, ना वो बिल्डिंग नहीं परचेज कर सकता था शर्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, और ना ही वो नई मशीन लाकर लगा सकता था। तो ये क्या हुआ, क्वांटिटीज के साथ में वेरी नहीं कर रही है, यानी कि उसे अगर 4 से 10 शर्ट प्रोड्यूस करनी है तो उसकी क्वांटिटी इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। तो इसे हम फिक्स कॉस्ट को हम किसके नाम से जानते हैं? सप्लीमेंट्री कॉस्ट के नाम से जानते हैं, ओवरहेड कॉस्ट के, इनडायरेक्ट कॉस्ट, जर्नल कॉस्ट और अनअवॉइडेबल कॉस्ट। अगेन ये सारे जो नाम हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारी कौन कौन सी फिक्स कॉस्ट होती है? जैसे कि हमारी मशीनरी हो गई, हमारी बिल्डिंग्स, वेयर हाउसेज हो गई, जो कैपिटल ओनर ने इन्वेस्ट कर रखी है, जो कैपिटल बाहर से कहीं से लोगों ने इन्वेस्ट कर रखी है, तो वो सब चीज़ें हमारे लिए क्या होती हैं? फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं। तो चलिए हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारी एक टेबल से कि फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का रिलेशन कैसा रहता है। फिक्स कॉस्ट हमारी हम देखते हैं, हमारे यहाँ पर आउटपुट दे रखे हैं टोटल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, और यहाँ पर हमें फिक्स कॉस्ट गिवन है, यहाँ हमें वेरिएबल कॉस्ट गिवन है और यहाँ पर हमें टोटल कॉस्ट गिवन है, राइट। तो हमारी फर्स्ट यूनिट का प्रोडक्शन करने में हमारी फिक्स कॉस्ट आ रही है 100 रुपीज़ और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 50 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई है हमारी? 150, यानी कि फिक्स्ड और वेरिएबल का क्या है? ये टोटल है, एडिशन है। ये फिक्स्ड और वेरिएबल को ऐड कर दिया तो हमारी क्या आ गई है? टोटल कॉस्ट आ गई है, राइट। अब हमने सेकंड यूनिट का देखा, अब हमें दिख रहा है कि फिक्स कॉस्ट तो हर बारी 100 है, यानी कि यहाँ पर क्वांटिटीज आउटपुट इंक्रीज होने का फिक्स कॉस्ट के ऊपर तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। लेकिन हमें नजर आ रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो क्या हो रही है? वो लगातार इंक्रीज होती जा रही है, यानी कि वो लगातार इंक्रीज होती जा रही है। यानी कि 8 जब हमने आउटपुट का प्रोडक्शन किया तो कितनी हो गई है? 640 हो गई है, 50 से स्टार्ट हुई थी। यानी कि ये क्या कर रही है? आउटपुट के साथ में वेरी करती जा रही है। तो हमारी टोटल कॉस्ट भी क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है, हमें नजर आ रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टोटल कॉस्ट के अंदर जो वेरिएशन है वो किसके कारण आ रहा है? वेरिएबल कॉस्ट के कारण आ रहा है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट गुड्स की क्वांटिटी के साथ में इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, लेकिन फिक्स कॉस्ट ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, ये तो फिक्स्ड है। तो यानी कि टोटल कॉस्ट के अंदर वेरिएशन किसके कारण आ रहा है? वेरिएबल कॉस्ट के कारण आ रहा है। आई होप आपको ये टेबल अच्छे से समझ में आ गई है। तो चलिए हम अंडरस्टैंड करते हैं हमारे आउटपुट हमारे ग्राफ को, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से देखिएगा। यहाँ पर जो हमें आउटपुट गिवन है, ठीक है, और यहाँ पर हमें रेवेन्यूज गिवन है। रेवेन्यूज यानी कि यहाँ पर हमें रुपीज के अंदर ये प्राइजेस कॉस्ट गिवन है यहाँ पर, ठीक है। तो हमें नजर आ रहा है कि आउटपुट के पैरेलल लाइन चल रही है हमारी ये फिक्स कॉस्ट। ये जो रेड कलर की लाइन हमें नजर आ रही है ये किसके पैरेलल चल रही है? आउटपुट के पैरेलल चल रही है। यानी कि अगर हमारा जीरो भी प्रोडक्शन है, जीरो भी प्रोडक्शन अगर हम कर रहे हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, सपोज यहाँ पे हम मार्किंग कर देते हैं, तो अगर हम 0 यूनिट्स का भी प्रोडक्शन करें तो भी हमारी फिक्स कॉस्ट है। भैया आपने अगर बिल्डिंग परचेज कर ली है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो उस बिल्डिंग की कॉस्ट तो आपकी आ ही गई है, चाहे आप यूनिट्स का प्रोडक्शन करें या नहीं करें, राइट। आपने अगर वेयर हाउस परचेज कर लिया है तो उसका तो खर्च आपके लग ही गया है, आपको उसका रेंट तो देना ही पड़ेगा, चाहे आपने प्रोडक्शन किया है या नहीं किया है। तो वही क्या है? हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, यानी कि ये आउटपुट के साथ में वेरी नहीं करती और हमेशा फिक्स्ड रहती है, राइट। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो ये कर्व है हमारा, ये क्या होता है? एस शेप्ड होता है, ये कुछ आगे जाके कुछ इस तरीके से बन जाता है, राइट। तो ये पहले तो क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, फिर आगे जैसे जैसे आउटपुट की यूनिट्स इंक्रीज होती है बहुत स्पीड से इंक्रीज होता है। और ये क्या होता है? जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर क्या है? ये जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे क्या है? जीरो है। यानी कि अगर आपने किसी गुड का प्रोडक्शन ही नहीं किया तो ना तो आपका रॉ मटेरियल खर्च हुआ, ना आपकी लेबर खर्च हुई,
कुछ भी नहीं हुआ। तो यानी कि वेरिएबल कॉस्ट तो तभी लगेगी जब आप किसी गुड का प्रोडक्शन करेंगे। अगर आपने नहीं किया है तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगेगी, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो लगेगी, राइट। तो यहाँ पर ही हमें नजर आ रहा है जैसे जैसे हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, हमारी कॉस्ट इंक्रीज होती जा रही है, राइट। तो आई होप ये क्लियर हो गया है। तो ये क्या होता है, हमारा एस शेप्ड होता है। तो ये जो इनकी शेप्स है ये भी आपको अच्छे से याद रखती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ये अक्सर पूछ ली जाती हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारी टोटल कॉस्ट का कर्व कैसा होता है। टोटल कॉस्ट का कर्व भी हमारा क्या होता है, एस शेप्ड ही होता है। यानी कि ये कैसा होता है, जैसा कि हमारा वेरिएबल कॉस्ट का कर्व है ठीक वैसा ही होता है। तो हमें नजर भी आ रहा है कि टोटल कॉस्ट का जो कर्व है ये वेरिएबल कॉस्ट के कर्व के पैरेलल ही चल रहा है, राइट। और इन दोनों के बीच के अंदर ये जो डिफरेंस हमें हर पॉइंट पर नजर आ रहा है, ये डिफरेंस क्या है, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है। यही डिफरेंस हमारी फिक्स कॉस्ट है, यानी कि हमारी टोटल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट के कारण ही वेरी कर रही है, लेकिन उन दोनों के बीच में गैप है। यानी कि टोटल कॉस्ट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर किसके कारण, फिक्स्ड कॉस्ट के कारण क्या होती है, चार्ज होती है, जीरो नहीं होती है। यानी कि यहाँ पर हमारी 100 रुपीज़ हमने देखा था 100 थी हमारी फिक्स कॉस्ट, तो हमारी टोटल कॉस्ट भी जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर क्या हो गई है, 100 हो गई है। तो आगे ये वेरिएबल कॉस्ट के कारण वेरी कर रही है, नहीं तो क्या होती, ये भी पैरेलल हो जाती फिक्स कॉस्ट के बराबर। लेकिन ये क्या कर रही है, वेरी कर रही है। ये किसके कारण आ रहा है, इसमें वेरिएशन जो आ रहा है ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट के कारण आ रहा है। और क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट हमारी क्वांटिटीज के साथ साथ इंक्रीज होती जाती है, तो ये भी हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और दोनों ही हमारी क्या है, एस शेप्ड होती हैं, टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और इन दोनों के बीच का जो ये गैप हमें नजर आ रहा है, यही किससे रिप्रेजेंट करता है, ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया है और आपको इसमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस ऑन बेल आइकॉन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। टिल देन, थैंक यू।